दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, ये जो सितंबर महीना आने वाला है, इस सितंबर महीने में देश के सत्ता पक्ष से जुड़े दो बहुत बड़े नेताओं का जन्मदिन है। एक हैं श्री मोहन भागवत जी, जो आरएसएस के प्रमुख हैं। अब आप कहेंगे कि वो सत्ता पक्ष के नहीं हैं, लेकिन वो सत्ता पक्ष जो है उसके भी गार्जियन हैं। तो एक तो उनका है, वो 75 साल के इस बार हो रहे हैं अपने जन्मदिन पर। अपने देश के प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी, वो भी 75 साल के हो रहे हैं इस बार। तो दोनों बहुत सौभाग्यशाली हैं, 75 वर्ष पूरा हो रहे हैं। लेकिन एक इसमें हल्की सी समस्या है कि पिछले वर्षों 75 पार करने वाले बीजेपी के नेता, वो आमतौर पे मार्गदर्शक मंडल की तरफ ले जाए गए, या वो अवकाश उन्होंने ले लिया, सेवानिवृत्ति ले ली, या पार्टी के लिए काम करते रहे लेकिन सत्ता का जो पद है उसको उन्होंने छोड़ दिया, या संगठन का कोई बड़ा पद छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। अब आरएसएस के प्रमुख के पद पर ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि 75 जो हुआ वो छोड़ ही देगा। वहां पर 78, 79, 80, 76 इस तरह के तमाम उम्र में लोग आरएसएस चीफ रहे हैं। इससे भी ज्यादा उम्र के लोग आरएसएस चीफ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों इसी बुधवार को नागपुर में एक बड़ा समारोह था, पुस्तक का कोई विमोचन था। उसमें मोहन भागवत जी ने कहा, और जो कहा उसको मैं उन्हीं के शब्दों में सुनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने प्रदीप कुमार मैत्र साहब की खबर पढ़ी। और प्रदीप कुमार मैत्र साहब की जो खबर, जो वहां के ब्यूरो चीफ हैं एसटी के, तो उनकी खबर में यह था कि उन्होंने कहा कि अगर कोई 75 पार करता है तो इसका मतलब है कि अब दूसरों के लिए जगह बनाना चाहिए। कुछ ये लहजा था, मैं उसको हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि जो मोरोपंत पिंगले साहब थे, इनफैक्ट जिनकी स्मृति में वो समारोह था, वो किताब का लोकार्पण, तो वो बड़े मजाकिया किस्म के व्यक्ति थे, बहुत हंसमुख मिजाज के थे। वो कहते थे कि 75 होने पर शाल देकर सम्मानित करने का मतलब है कि भाई अब आप हट जाओ, दूसरों को जगह दो। तो ये कुछ बातें उन्होंने, ये टिप्पणियां की, बड़ी हल्की फुल्की हैं, लेकिन इसमें बड़े संकेत हैं। फौरन महाराष्ट्र की सियासत में इन संकेतों को पकड़ लिया गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने सबसे पहला बयान दिया। बयान देने के मामले में बड़े ही वो तेज माने जाते हैं। और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने आडवाणी जी, जोशी जी और जसवंत सिंह को 75 पार करने पर बाहर किया था मार्गदर्शक मंडल की तरफ। देखिए वो नियम अपने ऊपर लागू करते हैं कि नहीं। ये सब बातें भी उन्होंने कही। तो हमारा ये कहना है कि ये क्या संकेत वाकई सत्ता पक्ष के लिए है, दिल्ली दरबार के लिए है, दिल्ली में जो लोग हैं उनके लिए है, या सिर्फ अपने लिए है, क्या है? तो हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज दो बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं नागपुर से ब्यूरो चीफ जो वहां के हैं, और साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप कुमार मैत्र। प्रदीप कुमार मैत्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज पहली बार आप जुड़े हैं। और हमारे साथ बहुत देश के प्रतिष्ठित पत्रकार, आरएसएस पर बहुत अच्छी किताब लिखने वाले विजय त्रिवेदी साहब हैं। विजय त्रिवेदी, मैं समझता हूं कि जो सत्ता पक्ष या विपक्ष, सबके ऊपर उनकी एक पकड़ है, मजबूत पकड़ है। कई टेलीविजन चैनलों में काम कर चुके हैं। तो आप दोनों का स्वागत है। अब चूंकि मामला नागपुर का है, शुरुआत वहां से होती है, तो हम भी शुरुआत करते हैं नागपुर से। प्रदीप जी, आप कैसे देखते हैं ये, आई मीन, जो मोहन भागवत जी का ये जो टिप्पणी आई है उस समारोह में? निश्चित रूप से आपने तो रिपोर्ट किया है, तो आप तो बहुत समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाहते थे वो। देखिए उर्मिलेश जी, ये एक्चुअली उन्होंने, जो मोरोपंत पिंगड़े जो बहुत ही सीनियर आरएसएस के लीडर थे और इंडिपेंडेंट के पहले वो पेशेवर के प्रचार प्रमुख थे, तो उनके उनको पर कोई किताब
छपे उसका विमोचन में थे वो। मगर मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली ये टिप्पणी जो उन्होंने किया है, मोरकुंद पिंगड़े का एक 75 इयर्स का जो अ, बर्थ एनिवर्सरी का एक प्रोग्राम रहा, तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली वो संकेत ऊपर तक जाता है और निश्चित रूप से जो बीजेपी जो जिस तरीके से आडवाणी को या मुरली मनोहर जोशी को या मान लीजिए कि बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं, जिनको दूर किया गया 75 के नाम पे, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इशारा तो उधर ही होना चाहिए। मगर ये भी जो आरएसएस का जो जानकार है उनसे जो बात करके जो हमको जो जानकारी मिला, तो ये दोनों ही शायद 75 में रिटायर्ड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी भागवत ने कह चुके हैं कि एक डिक्शनरी में एक्सेप्शनल नाम का एक शब्द है, तो मोदी के लिए 75 एक्सेप्शनल होगा, वो 75 में रिटायर्ड नहीं करेंगे। और जहां तक भागवत जी का सवाल है, ये दोनों 11 सितंबर में को इनका जन्मदिन है, मोदी जी का, और 17 सितंबर का जन्मदिन है मोहन भागवत का। दोनों 75 हो रहे हैं और इंसिडेंटली जस्ट एक महीने के बाद आरएसएस का 100 साल हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि ये दोनों ही अपने जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां से अपने आप को मुक्त करेगा। ये निश्चित रूप में अपने अपने जगह पे बने रहेंगे और ये कहीं ना कहीं संघ परिवार कहेंगे कि भाई ये लोग फिजिकली बहुत फिट है और ये अभी भी मतलब अच्छे काम कर सकते हैं, इसलिए इनको रखा जाए एक्सेप्शनल केस करके। जहां तक टिप्पणी का सवाल है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बीजेपी और आरएसएस में ये शुरू से, इवन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, आप तब आपको मालूम होगा सुदर्शन जी ये स्वदेशी जागरण मूवमेंट के नाम पे उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया, वर्चुअली पूरा उनका टेनोर तक को उन्होंने हर उनके हर चीजों को उन्होंने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। तो ये संगम में इस तरीके से होता ही है कि कोई बजरंग दल कोई एक सवाल उठा रहा है, शायद संघ उसको मानता नहीं होगा या बीजेपी उसको मानता नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स भी होगा शायद। कुछ चीज शायद आरएसएस चाहता है कि वो ऊपर से हो, क्योंकि सामने आपको मालूम होगा कि जो नेशनल बीजेपी का जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है उस पर वो विवाद अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ कि कौन बनेगा एग्जैक्टली। आरएसएस चाहता है कि संघ से जुड़ा हुआ आदमी बने, तो हो सकता है कि ये सब चीज भी इसके साथ जुड़ा हो। मैं एक छोटा-सा एक टिप्पणी और आपसे चाहता हूँ, छोटी-सी टिप्पणी, फिर मैं विजय जी के पास आऊँगा कि आपने अपनी रिपोर्ट में, जो मैं हिंदुस्तान टाइम्स में आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था इस बारे में, तो उसमें आपने आरएसएस के जानकार एक सज्जन को आपने कोट किया है, दिलीप देवधर और देवगर देवगर उन्होंने भी देवधर ये देवधर बात कही। जी, तो उन्होंने भी कही है, दिलीप जी ने भी, कि ये बात अटकल है और ये बिल्कुल सही नहीं है। उनके मुताबिक मिस्टर मोदी विल कंटिन्यू, क्योंकि आरएसएस या बीजेपी के बीच इस तरह का कोई बात नहीं है और न तो ऐसा कोई अनुमान है कहीं किसी का। मोदी विल कंटिन्यू, उन्होंने बड़ी ताकत के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ ये कहा है। तो उनके विश्वास का जो आधार है, वो क्या आपको लगता है? क्या वो आरएसएस के अगर नजदीक हैं तो उन्होंने क्या बातें की हैं इस तरह के नेताओं से? क्या आपको लगता है किस आधार पर उन्होंने ये बात कही है? कोई उनका तो एक आधार आधार होगा। है कि उनका एक आधार है कि करीब 5 साल पहले दिल्ली में पत्रकारों का एक इंटरेक्शन सेशन में मोहन भागवत ने कहा है कि 75 में मोदी रिटायर नहीं होगा एक्टिव पॉलिटिक्स से। वो एक उन्होंने आधार दिया है। दूसरा जो है कि मोदी, जहां तक भागवत का सवाल है,
कि आप देखेंगे कि कोई भी 75 साल में कोई भी आरएसएस का जो प्रमुख है वो रिटायरमेंट लिया नहीं। सबसे जो कम उम्र में जो रिटायरमेंट लिया है वो 78 में हुआ है। और उसके बाद भागवत बहुत बहुत फिजिकली बहुत फिट है, तो उनको रिटायरमेंट अभी लेने का सवाल भी नहीं आता। और अब इस साल 100 साल हो रहा है आरएसएस का, तो डेफिनेटली दोनों चाहेंगे कि ये ऐसे समय पे ये दोनों अपने अपने जगह पे बने रहे। ये भी एक आर्गुमेंट है। और मुझे लगता है कि आने वाला दिन में भी बहुत ऐसा लगता नहीं कि दोनों बहुत जल्दी रिटायरमेंट को अपना लेगा, ऐसा लगता नहीं। तो वो दिलीप देवधर का जो एक आर्गुमेंट था कि वो 5 साल पहले ऑलरेडी आरएसएस के हेड ने बोल दिया था कि मोदी का केस एक्सेप्शनल है। विजय जी, तो आप भी क्या मानते हैं कि मोदी जी का केस वाकई एक्सेप्शनल है जैसा कहा गया है पहले? और अमित शाह जी ने भी एक बार कहा था, जो मैं याद कर पा रहा हूं, मार्च 2023 में अमित शाह जी ने कहा था कि भाजपा के संविधान में रिटायरमेंट का कोई क्लॉज नहीं है और मोदी जी 2029 तक नेतृत्व देते रहेंगे। रिटायरमेंट जो है इसमें इस तरह के रूमर में कोई दम नहीं है। उर्मिलेश जी, धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। अभी प्रदीप जी ने भी बहुत सारी बातों को जिक्र किया, वो तो नागपुर में ही रहते हैं, तो पल्स समझ रहे हैं कि क्या बात हो रही है। देखिए, मैं मार्केटिंग का एक पहलू है। मार्केटिंग में कहा जाता है कि जो ब्रांड चल रहा है उसे क्यों बदला जाए। अब क्या आपको शक है कि ये ब्रांड, मोदी ब्रांड नहीं चल रहा? भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास उनसे बड़ा ब्रांड आज की तारीख में नहीं है, हमें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन वो उनका सबसे बड़ा ब्रांड है। तो इस ब्रांड को बदलने की संभावना फिलहाल तो नहीं होती कि क्यों बदला जाए। मसला 2029 के चुनाव हैं कि नहीं है, लेकिन दूसरा पक्ष भी है उसका। और मोहन भागवत जी खुद भी 75 के हो रहे हैं। एक्चुअली 11 सितंबर को मोहन भागवत जी का जन्मदिन है और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। एग्जैक्ट। है ना? तो मोहन जी ये 6 दिन का बड़े हैं। हाँ, संघ का शताब्दी वर्ष है। उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार जो संघ का शताब्दी वर्ष है वो 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। विजयादशमी 2 अक्टूबर को है। तो गांधी जयंती पर शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है और वहां से 1 साल के कार्यक्रम है उनके। तो मुझे नहीं लगता कि शताब्दी वर्ष में मोहन भागवत जी सरसंघ चालक पद छोड़ेंगे या छोड़ना चाहिए। चाहिए तो मैं होता नहीं हूं कुछ कहने वाला, संभावना पर मैं बात कर रहा हूं कि वो कम से कम 1 साल तो इस शताब्दी वर्ष कार्यक्रम को तो रखेंगे। लेकिन मैं मोहन जी को जितना समझा हूं, उसमें वो संघ की जो परंपरा है कि आजीवन अध्यक्ष संघ सरसंघ चालक रहना चाहिए, वो नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य उसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है। स्वास्थ्य में तो वो फिट हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, लेकिन मगर ये तो महत्वपूर्ण वर्ष है, उनका शताब्दी वर्ष है ना? लेकिन प्रश्न जो आप उठा रहे हैं, मूल प्रश्न वो है कि अगर मोहन जी को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रदीप जी की बात को तो मैं गलत नहीं मान रहा, और प्रधानमंत्री जी को भी नहीं छोड़ना, तो फिर उर्मिलेश जी के लिए तो नहीं कहा होगा, विजय त्रिवेदी के लिए तो नहीं कहा होगा उन्होंने। क्यों? तो मुद्दा ये है कि संदेश तो उन्होंने अपना दे दिया है। ये इसको आप लाइटली मत ले। एक तो सरसंघ चालक कोई बात बोलते हैं तो मैं उसे हमेशा गंभीरता से लेने की बात करता हूँ। और सरसंघ चालक जब बात करते हैं, प्रदीप जी भी इस बात से सहमत होंगे कि वो अकेले सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत की बात नहीं होती। उस पर सरसंघ चालक के बातचीत पर, बयान पर, चर्चा, संघ के जो भी पॉलिट ब्यूरो कह लें, आप समझते हैं पॉलिट ब्यूरो को, या पार्लियामेंट्री बोर्ड कह लें, या सीडब्ल्यूसी कह लें, या जो भी हाईएस्ट जो बॉडी है, उसमें डिस्कशन होता है। सरसंघ चालक अपने मन से एक भी बात नहीं करते। ये कहना कि सरसंघ चालक ने अलग कह दिया, संघ अलग चल रहा है, ऐसा नहीं है। चाहे वो डीएनए का मसला हो या उम्र का मसला हो, ठीक है? तो वहां पर विचार विमर्श कर, और मोरोपंत पिंगले जी के उस पर ये कार्यक्रम था, हिंदुस्तान समाचार का कार्यक्रम है, जो भी संघ से जुड़ा हुआ है। तो और मोहन भागवत या सरसंघ चालक या सीईओ, जैसे अभी कुछ दिनों पहले दत्तात्रेय जी ने जो बात कही समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को लेकर, तो वो बात को हौसबोले जी की बात मत समझिए, उसे संघ की राय के तौर पर देखिए।
तो मुझे लगता है ये सरसंघ चालक और संघ दोनों की राय है कि 75 साल की उम्र में रिटायर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे वो कहते हैं उन्होंने अपनी बात कह दी, आपकी इच्छा है, आप रिटायर होना चाहते होइए, नहीं होना चाहते मत होइए। वो अपना समय देखकर हो जाएँगे, ये मैं पक्का कह सकता हूँ कि मोहन भागवत आजीवन सरसंघ चालक नहीं रहना चाहते या नहीं बने रहेंगे, ऐसी मेरी संभावना दिखती है। अब यदि वो छोड़ देंगे, तो क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ बनती है, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप समझ रहे हैं बात? यदि जी, मैं समझ रहा हूँ। मोहन भागवत 1 साल बाद मान लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा इस साल तो वो छोड़ेंगे। कह सकते हैं कि भई मैं तैयार हूँ इसको छोड़ने के लिए, ये बात वो कर सकते हैं। बाला साहब देवरस ने भी छोड़ा था। स समझे? ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कि नहीं छोड़ा जा रहा, सुदर्शन जी ने भी छोड़ा और सब है, लेकिन मसला ये रज्जू है भैया कि भी छोड़े, यदि रज्जू रज्जू भैया भैया ने भी भी छोड़े। छोड़ा था, तो मोहन भागवत यदि छोड़ देते हैं, फिर तो आपके इस प्रोग्राम में बहस करने का ही मतलब नहीं रह जाएगा। समझे? ले तो लेकिन लेकिन इसको मैं मैं बहुत गंभीरता से जी, लेता हूँ। मैं इसको वो नहीं कर रहा, खारिज नहीं कर रहा। जी। लेकिन मैं आप दोनों लोगों की बातों से जो निकाल पा रहा हूँ अपने अपनी समझदारी के लिए जो बात कि एक बात ज़रूर बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी ज़्यादा उम्मीद है कि ये होगा, वो ये कि आरएसएस का जो ये शताब्दी समारोह है, इस वर्ष ही है, अक्टूबर में है, पूरे महीने पूरे साल चलेगा। इस अवधि में दोनों नहीं छोड़ेंगे। क्या ये आप लोग दोनों सहमत इस पर हैं? विजय जी। एकदम, एकदम। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है, फिलहाल जी, मुझे आप ऐसा लगता है। जी, प्रदीप जी आप? ये उर्मिला जी एकदम सही बोले आप। ये दोनों तो डेफिनेटली ये इसका विटनेस रहेंगे जो सेंटेनरी ईयर आरएसएस सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि विजय जी सही कहा है कि एक संकेत तो उन्होंने दिया है सबके लिए, चाहे वो बीजेपी हो या संघ परिवार के बाकी जो जो आउटफिट्स है उनके लिए। मगर एक बात, इनमें मतभेद तो डेफिनेटली है, कई इश्यूज पे है। मगर आरएसएस का जो ओवरऑल जो वहां का जो एक 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 कंसेंसस ये है कि ये जो बाहर में जो एक ऐसा एक बताया जाता है कि मोदी में और भागवत में काफी डिफरेंसेस है, ऐसा एकदम ही मुझे लगता नहीं है। क्योंकि मोदी के पीरियड में जितना आरएसएस का एजेंडा जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, शायद दूसरा कोई रहता था शायद पॉसिबल नहीं था। चाहे वो राम मंदिर का इशू हो, चाहे 370 का स्क्रैपिंग का हो, चाहे तलाक का इशू हो, या आपके जो सिटीजनशिप के इशू हो, जितने चीजें या न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, जितना चीज इस मोदी सरकार में आरएसएस का जो एजेंडा है जिस जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, आरएसएस के लोग ये मानते हैं कि ये दूसरे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रहते थे ये पॉसिबल नहीं था, ये मोदी के कारण ही पॉसिबल हुआ। तो आरएसएस ऐसा भी क्यों करेगा कि उनको मोदी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो एजेंडा जो आदमी फुलफिल कर रहे हैं उसको हटाना क्यों चाहेगा। ये भी एक कहीं ना कहीं एक सूर है आरएसएस, विद इन द आरएसएस। ये विचार महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा जी। एक हम लोग कर रहे थे कि भाई जब आप उनका ही एजेंडा चला रहे हैं, कुछ विषयों पर असहमति हो सकती है। जैसे अध्यक्ष के विषय पे मुझे कोई आशंका नहीं है कि उन पे असहमति नहीं हो। बिना असहमति के ये इतने समय तक नहीं टलता। ठीक है। और जैसे प्रदीप जी ने दिलीप देवधर का जिक्र किया, मैं उनको जानता हूँ, वो संघ की बहुत अच्छी पकड़ उनकी है, गहरी पकड़ है। तो उनकी बातों को आप खारिज नहीं कर सकते। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि संघ का सारा एजेंडा जब आप चला रहे हैं, तो फिर उनको हटाने की बात तो होती है। 75 की बात का मतलब यह है कि जिन लोगों को हटाना हो, उनके लिए तो उनके एक लिए। रास्ता बन जाता है। उनके लिए तो एक रास्ता बन जाता है ना। जैसे आप देखें, हम लोग क्या है बार-बार अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी और वाजपेयी जी को याद करते हैं। वो तो बहुत बुजुर्ग लोग थे, 80-85 साल के थे और उन्होंने सारा काम किया। उसके बाद वालों को याद कीजिए आप। कलराज मिश्रा जी को हटाया गया, नजमा हेपतुल्ला जी को हटाया गया, प्रकाश टंडन जावड़ेकर टंडन को को हटाया हटा, गया। ये जो अभी जो पिछली टंडन बार
अ, विजय जी से दुर्भाग्यवश हम लोगों का संपर्क टूट गया है, अभी वो बोल रहे थे। मैं वही बात प्रदीप जी, जो बात अभी विजय जी कह रहे थे कि ये दोनों अगर देखा जाए तो आरएसएस चीफ के रूप में मोहन भागवत और प्राइम मिनिस्टर के रूप में मिस्टर मोदी, ये दोनों बहुत ही सफल नेता माने जाएंगे संघ परिवार की दृष्टि से और देश में संघ परिवार के एजेंडा को लागू कराने के मामले में। आप उनको पसंद करें ना पसंद करें अलग बात है, लेकिन एज फार राइट, एज राइट। आरएसएस आइडियोलॉजी इज कंसर्न, आरएसएस आइडियोलॉजी को स्थापित करने में दोनों बहुत सक्सेसफुल हैं पूरी हिस्ट्री में आरएसएस या संघ परिवार की। तो ऐसे में इनके रिप्लेसमेंट की बात या इनके रिटायरमेंट की बात ये एक्सेप्शनल ही मानी जाएगी, ये कोई नॉर्मल प्रोसीजर के तहत नहीं होने वाली होगी। तो वो बात जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, विजय जी कह रहे हैं, दोनों मुझे लगता है अपनी जगह बहुत सही ये तथ्य है। लेकिन एक बात बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगा, विजय जी से भी पूछना चाहता था कि अभी हाल में अमित शाह जी जो भी बोलते हैं बहुत नपा-तुला बोलते हैं। सच्चाई यह है कि वो इस सरकार में, इस सत्ता संरचना में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, खासकर मंत्रियों में। प्रधानमंत्री तो खैर हमेशा ऊपर होते हैं, और इसलिए नहीं है कि वो गृह मंत्री हैं, बल्कि एक संगठक के तौर पे भी। तो वो आरएसएस की या बीजेपी की जो विचारधारा है उसको लागू कराने में मोदी के तौर तरीकों को जानते हैं और उसी के हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उन्होंने भी पिछले दिनों कहा, और वो बड़ा दिलचस्प है, उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बारे में सोचता हूं जब, तो मैं सोचता हूं कि भाई हम तो अ, वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में काम करेंगे रिटायरमेंट के बाद, और फिर ये भी कि हम आई मीन फार्मिंग जो है जो जो इस तरह की है उस फार्मिंग को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इस तरह की बात उन्होंने कही। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये बातें अमित शाह जी ने कही। मैं विजय जी की तरफ आता हूँ, फिर प्रदीप जी माफी वही चाहता बात हूँ आपसे मैं पूछूंगा। तो ये अमित शाह जी के बारे में मैं पूछ रहा था कि अमित शाह जी ने भी संयोगवश, हालांकि आपके बीच में कट गया था, तो उसमें हमने कहा कि भाई देखिए, ये दोनों मोस्ट सक्सेसफुल लीडर हैं। आरएसएस के मोहन भागवत सरसंघ चालक के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में मिस्टर मोदी, आरएसएस की आइडियोलॉजी के दृष्टिकोण से देश में उसको उसको इस्टेब्लिश करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत सफल माने जाएंगे। चाहे कोई पसंद करे ना पसंद करे वो अलग बात है। तो ऐसे में एक बात सही है कि इनके इनके हटने या इनके रिप्लेसमेंट का मामला भी एक्सेप्शनल होगा, नॉर्मल नहीं होगा। जो होता है 75 पार लोगों को हटाने की बात जो आती है बीजेपी में। लेकिन इधर अमित शाह जी ने एक बात कह दी, उन्होंने कहा कि अब जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो बिल्कुल ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों कह दी। तो वो ही कि भाई हम तो जब सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बारे में, तो ऐसे सोचते हैं कि हम जाकर के वेदों उपनिषदों पर काम करेंगे और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करेंगे, उसमें आगे बढ़ाएंगे इस मूवमेंट को। तो इस तरह की, तो लोगों ने उसको भी एक संकेत के रूप में ले लिया कि वो अपने बारे में कह रहे हैं या किसके बारे में कह रहे हैं। हालांकि अटकलें केवल हैं, ये इसमें कोई तथ्य या सत्य नहीं खोजा जा सकता, लेकिन फिर भी इंडिकेशन तो होता है कई बार। आपको क्या लगता है? देखिए उर्मिला जी, वैसे तो अभी अमित शाह जी 60 साल के हुए हैं। उनका जन्म जो बिल्कुल। है 1964 का है, तो वो 60 साल के हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जब भी मैं रिटायर होऊँगा तो ये बात करता हूँ कि भई जब भी होऊँगा, उसका मतलब ये नहीं है रिटायर हो। लेकिन मुझे कई मित्रों ने कहा जो उनके करीबी हैं कि ये एक मैसेज है कि जो अध्यक्ष को लेकर नाराज़गी हो रही है ना, उस पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने का भी एक तरीका है। और नाराज़गी किस पक्ष पर? मोदी जी के साथ तो नाराज़गी नहीं है। आरएसएस। आरएसएस से या जो भी लोग उसमें तय करने वाली भूमिका में हैं, और अमित शाह जी, और अक्सर बात ये हो रही है कि भाई मैं तो वैसे अमित शाह जी को इस मोदी काल में स्थायी अध्यक्ष मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए जब बिल्कुल। अध्यक्ष पद पर चर्चा होती है तो मैं कहता हूँ कोई मायने नहीं है मेरे हिसाब से कि कौन अध्यक्ष बनेगा। अध्यक्ष तो अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी के लिए अध्यक्ष कौन बनेगा? बीजेपी के अध्यक्ष तो अमित शाह जी हैं। जी, अमित शाह जी के लिए बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, ये केवल तय होना है। तय करना है। इसलिए मैं इसको कोई बहुत महत्वपूर्ण उस नज़रिए से नहीं मानता। और उसमें वो एक जनरेशनल चेंज और वो सारी बातें होती रहती हैं, इसलिए मैं नाम पर चर्चा नहीं करता। लेकिन ये एक मैसेज हो, क्योंकि कोई पॉलिटिकल लीडर, और अमित शाह जी के लिए भी फिर से कहना पड़ेगा कि कोई बात वो बेबात नहीं कहते, बिना बात नहीं करते। बल्कि अमित शाह जी को मैं देश के राजनेताओं में से उनमें से एक मानता हूँ जो फिज़ूल की बातें नहीं करते। वो बहुत तथ्यात्मक और बहुत टू द पॉइंट बात करने वाले लोगों में से हैं।
और आज की तारीख में तो प्रधानमंत्री जी तो हैं ही, मतलब सबसे बड़े नेता। उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा नेता है, या सबसे बड़ा ना कहें, इकलौता नेता है मेरे हिसाब से, तो वो अमित शाह जी हैं। कुर्सियों पर आप किसी को भी बैठाते रहिए, प्रदीप जी को और विजय त्रिवेदी को नंबर 2 बोल दीजिए कि कैबिनेट में आप नंबर 2 है, नंबर 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, जी। इकलौते नेता जी। अमित शाह जी हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटर हैं वो इस सरकार में, एग्जीक्यूटर है। या एग्जीक्यूट वो तो कर रहे हैं, मतलब जी, लीडरशिप को और अब तो पार्लियामेंट अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में पार्लियामेंट को लीड अमित शाह कर रहे हैं। या ट्रू, ट्रू। मतलब आर्टिकल 370 जैसा जो एक पॉलिटिकल गेन वाला भी मसला था, वो भी प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी को दिया ये मौका। वक्फ का बिल जब आया तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर के बजाय अमित शाह रख रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, मतलब बिल रख दिया, लेकिन चर्चा उसको पूरी तरह से डील अमित शाह ने किया। तो पूरी पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स है उसको अमित शाह देख रहे हैं। इसलिए उनके रिटायरमेंट की तो अभी कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कोई अपनी नाराजगी जाहिर करने का ये माध्यम निकाला हो। मैं ऐसा नहीं समझता कि अमित शाह जी बिना बात कोई बात बोलते हैं। इसमें मैं जी, और एक चीज जोड़ना जी, प्रदीप जी। चाहूंगा। ये एक जोड़ना चाहूंगा मैं कि देखिए ये कोइंसिडेंट है कि बुधवार के दिन सुबह अमित शाह ने ऐसा कहा कि अगर मैं रिटायर्ड हो गया तो मैं जो जो रेस्ट ऑफ माय लाइफ जो है मैं उपनिषद, वेद और ऑर्गेनिक फार्मिंग ये करूंगा मैं। और ठीक शाम को भागवत जी का स्टेटमेंट बहुत आता है, बढ़िया। सेम डे, ये सुबह वो शाम को। तो ये आप बोल सकते हैं कि जैसा अब विजय जी बोल रहे थे कि अमित शाह नॉन सीरियस तो नहीं है, नॉनसेंस बात करते भी नहीं है। तो ये भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि क्या इसका ही रिएक्शन वो था। नहीं, ये प्रयोग है या संयोग है? हाँ, ये संयोग है या योजनाबद्ध है? प्रदीप जी, आप बताएं कुछ इस बारे में, क्योंकि आप तो नजदीक से जानते हैं। ये संयोग हो सकता है महज, या ये जरूर कोई प्रयोग है? नहीं, मैं विजय जी का जो पहला जो उन्होंने बोल रहे थे कि ये कहीं ना कहीं संकेत बाकी लोगों को दे रहे हैं कि आप लोग तैयार रहिए कि ये 75 हो रहा है तो सबके लिए एक्सेप्शनल नहीं रहेगा। और वैसे वो भी बात पार्टी भी में सब जनरेशनल चेंज पूरा हो गया। आप देख रहे हो कि या संगठन के स्तर पर, मुख्यमंत्रियों के स्तर पर, केंद्र सरकार में बहुत सारे लोग अब 50 के पास है, 50 से 60 के बीच गए। 75 तो बहुत दूर की बात है। और अभी जब कुछ बदलाव होगा तो उसमें भी ये बदलाव मुझे लगता है नजर आएगा आपको। नहीं, लेकिन अभी तो खट्टर साहब के बारे में आप बात हो रही है कि खट्टर साहब बन जाएंगे अध्यक्ष, राष्ट्रीय नहीं, अध्यक्ष। नहीं, तो वो मुझे तो नहीं लगता जनरेशनल चेंज की बात नहीं है, वो तो नहीं, बुजुर्ग जनरेशन आदमी है। उर्मिला जी, ये जो जनरेशन जनरेशन की बात कर रहे थे विजय जी, जनरेशन की बात आप देखेंगे इवन आरएसएस में भी आया है। आरएसएस या में जैसा जैसा पहले सीपीएम या सीपीआई में सब आपको 70+ मिलते थे, तो आरएसएस में भी एक बहुत बड़ा यंग जनरेशन सामने आ गया है। आप देखेंगे कि इवन या आम्बेडकर से लेकर इवन आपका अमित ये जो लिमिये साहब हैं। लिमिये है जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी, ये सब दत्तात्रेय आ, दत्तात्रेय भी, हाँ, आई थिंक ही इज आल्सो, आई हाँ, मीन, हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ कंपैरेटिवली पे कम उम्र। हाँ, हाँ, तो ये जो भैया जी जोशी न्यू की विदाई जनरेशन को भी उस जो तरह से देखिए ना। जी, भैया जी तो जोशी की विदाई भी सरकार्यवाह के तौर पर उसी हिस्से में देखिए ना। जी, तो एग्जैक्टली भैया जी एग्जैक्टली भैया जोशी से जो भी जो है। परेशानी थोड़ी है। भैया जी जोशी तो आज भी कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हम्म। कार्य कार्यवाह से मुक्त करना, ये भी राइट। उसी रास्ते पर ले जाता है ना। संघ में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सारे के सारे लोग मतलब जनरेशनल चेंज वाले लोग हैं। इसलिए खट्टर साहब के सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ा जो मैसेज है वो है जनरेशनल चेंज। बाकी कुछ भी हो या ना हो, जनरेशनल चेंज होना ही। जी, मैं समझता हूं कि हम लोग, विजय जी और प्रदीप जी, आप दोनों लोगों की इस नोट के साथ आज के कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं कि एक बात जो हम लोगों ने समझी, और अपने दर्शकों श्रोताओं को भी मैं ये कहना चाहूंगा आप ही लोगों की ओर से, कि निश्चित रूप से जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं होने जा रहा है, हमारे दोनों विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन इसके बाद होगा नहीं,
अनंत काल तक ये चलता रहेगा या कई वर्षों तक चलता रहेगा, ऐसा भी नहीं है। तो जो संकेत दिए जा रहे हैं, हो सकता है कि वो संकेत उसके बाद के लिए हों। कल्पना कीजिए कि मोहन भागवत जी बिल्कुल स्वस्थ रहते हुए कुछ समय के बाद वो अलग हो जाते हैं। आरएसएस के लिए काम करना अलग बात है, लेकिन आरएसएस के चीफ के तौर पे वो अलग हो जाते हैं, तो उसका प्रभाव राजनीतिक नेतृत्व पर भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम इन अटकलों पर अभी बात नहीं करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही कि इमीडिएट हाल के दिनों में के लिए कोई बड़ा चेंज नहीं होगा, निकट भविष्य का कौन जाने। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप दोनों को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।